हेलो बच्चों, कैसे हैं बेटा आप लोग। बच्चों आज है लेक्चर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज हम लोग क्या करने वाले हैं इस लेक्चर में, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल का जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसको आज के लेक्चर में हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। उसके अलावा लास्ट लेक्चर से कैथोड रेज का जो कॉन्सेप्ट था वो हम लोगों ने कवर कर लिया था, पूरा कवर हो गया था। आज हम लोग मिल्किंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट और एनोड रेज के बारे में भी थोड़ा थोड़ा देखेंगे, जो भी अपना रेलेवेंट पोर्शन है। क्योंकि मिल्किंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की मैं बात करूं तो ये प्रॉपरली फिजिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहां पे इन्वॉल्व होते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स के, फ्लूइड डायनेमिक्स के। उसको हम लोग ऑब्वियसली यहां नहीं कवर करेंगे, लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है उसको यहां पे कवर करेंगे। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। लेक्चर नंबर 2 ओके, एटॉमिक स्ट्रक्चर। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं मिल्किंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। सो व्हाट वाज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिल्किंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। जैसा कि मैंने बोला बेटा, ये जो एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंट के प्रोसीजर में जो भी एग्जैक्ट डेरिवेशंस हैं वो तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इन्वॉल्व करते हैं, खासतौर से फ्लूइड डायनेमिक्स को और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट को। हमें उस कॉन्सेप्ट में अभी फिलहाल नहीं जाना, क्योंकि वो आपके फिजिक्स के इंस्ट्रक्टर कभी ना कभी आपको बताएंगे जब वो फ्लूइड डायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट बताएंगे। क्योंकि यहाँ टर्मिनल वेलोसिटी, विस्कोसिटी से रिलेटेड ड्रैग्स फोर्स, विस्कस फोर्स, स्टोक्स लॉ, बहुत सारे फिजिक्स के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स लगते हैं। इसलिए हम ये है पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऐसा था, हालांकि मैं बता दूं आपको, अगर आप एग्जैक्टली इसको आप गूगल भी करके देख सकते हो तो एग्जैक्ट इमेज देखोगे मिल्किंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की तो ऐसा आपको नहीं दिखेगा। एक्चुअली वहां पे एक स्टील बॉडी लगती है और स्टील बॉडी के अंदर ये सारे अरेंजमेंट्स थे। बेसिक मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जैक्टली क्या था। मिल्किन ने ऑयल ड्रॉपलेट्स को दो इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब दो प्लेट्स के बीच में जिनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उस पर छोटी छोटी टाइनी ऑयल ड्रॉपलेट्स थी, उनको ड्रॉप किया और उन ड्रॉपलेट्स पे वो अलोंग द पाथ वो चार्ज एक्वायर करती थी। चार्ज एक्वायर करने का मतलब है उन पे चार्ज आता था। तो व्हाट मिल्किन ऑब्जर्व दैट, अब नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, जो यहां से चीज निकल के आती है कि फ्रॉम मिल्किंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मेरे ख्याल से ये रेड कलर विजिबल नहीं हुआ तो व्हाइट ले लेते हैं। फ्रॉम मिल्किंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिल्किन एक्चुअली फाउंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दैट चार्ज इज क्वांटाइज्ड। उनको ये मिला कि जो भी ऑयल ड्रॉपलेट्स आ रही थीं, जो भी ऑयल ड्रॉपलेट्स पे चार्ज था, एक्चुअली वो जो भी चार्ज था वो क्वांटाइज था। क्वांटाइज का मतलब दैट वाज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। सो व्हाट एक्चुअली मिल्किन फाउंड, दैट चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड, ये पूरे चैप्टर में क्वांटाइज्ड वर्ड बहुत आएगा। क्वांटाइजेशन क्या होता है अभी मैं इसको डिस्कस करता हूं, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से कैसे किया गया, कैसे रिजल्ट्स को डिराइव किया गया, ये सब फिजिक्स में आप पढ़ोगे। रिजल्ट्स क्या है, वो है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब जो भी चार्ज होगा दैट कैन बी रिटन समथिंग लाइक दिस, Q is equal to plus minus n into E. This is called quantization of charge. This is called quantization of charge. Q is equal to plus minus n E. यहां n बेटा एक पॉजिटिव इंटीजर है, n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, और E की वैल्यू आपको मालूम है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। एक्चुअली E इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो आप किसी भी चार्ज पार्टिकल पे, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो दुनिया का, उस पे जब भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा तो बच्चे वो E के मल्टीपल्स में होगा, और वो इंटीजर मल्टीपल्स में होगा। इंटीजर मल्टीपल्स का मतलब है, मान लीजिए सपोज आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे अगर आप चार्ज देखोगे, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, वो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। जो चार्ज की वैल्यूज होंगी वो प्लस माइनस E हो सकता है, प्लस माइनस 2E हो सकता है, प्लस माइनस 3E हो सकता है, मतलब इस तरह से वैल्यूज हो सकती हैं। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। मतलब क्वांटाइजेशन होता क्या है पहले इसको समझते हैं। यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी अपने मन से कुछ भी वैल्यू एज्यूम ना कर पाए, बल्कि कुछ फिक्स्ड वैल्यूज ही एज्यूम करती है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्वांटाइज्ड है। मैंने क्या बोला, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी अपने मन से आर्बिट्रेरी कोई भी वैल्यू एज्यूम नहीं कर सकती, बल्कि कुछ फिक्स्ड नंबर्स या कुछ फिक्स्ड वैल्यूज ही एज्यूम कर सकती, तो उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, या क्वांटाइजेशन इन जनरल बोलते हैं, क्योंकि आगे हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ने वाले हैं। सो दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या मतलब है
चार्ज अपने मन से रैंडमली कोई भी वैल्यू एज्यूम नहीं कर सकता है। वो जो भी वैल्यू एज्यूम करेगा वो इस प्रकार से रिप्रेजेंट होनी चाहिए। मतलब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि क्या किसी ऑब्जेक्ट पे, सपोज इफ आई आस्क यू कि क्या किसी ऑब्जेक्ट पे, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस ऑब्जेक्ट पे चार्ज है प्लस लेट्स से 1.5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये चार्ज की वैल्यू पॉसिबल है इस ऑब्जेक्ट पे? आप मुझे बताओ कि क्या ये चार्ज की वैल्यू पॉसिबल है किसी भी ऑब्जेक्ट पे? क्या ये चार्ज की वैल्यू पॉसिबल है? सो द आंसर शुड बी व्हाट? आंसर शुड बी व्हाट? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि आप इस चार्ज को लिख रहे हो 1.5 टाइम्स ऑफ ई, और आपको मालूम है कि चार्ज हमेशा ई का इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए। क्या 1.5 एक इंटीजर है? द आंसर इज नो। इसका मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। इसका यह मतलब है कि चार्ज अपने मन से कुछ भी वैल्यू एज्यूम नहीं कर सकता है। द वैल्यू ऑफ चार्ज इज क्वांटाइज्ड, द वैल्यू ऑफ चार्ज इज क्वांटाइज्ड, Q इज इक्वल टू एनी। ये सबसे बड़ा आप बोल सकते हो एक यहां से ऑब्जर्वेशन था, डेरिवेशन था, और यहीं से हमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू पता चली। अगर आप याद करो, रिकॉल करो पिछली क्लास में, तो मैंने आपको बताया था कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से Q/m का वैल्यू पता चला था। मतलब जो कैथोड रेज हैं इलेक्ट्रॉन्स का E/m पता चला था। इस एक्सपेरिमेंट से E पता चल गया कि E की वैल्यू कितनी है, और फिर बाद में M की वैल्यू आ गई। E/m का वैल्यू पता चला, फिर E का वैल्यू पता चल गया, और M की वैल्यू आ गई। सो व्हाट हैपेंड इज दैट फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट इट वाज प्रूव्ड दैट चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, ये प्रूव हुआ बेटा। एक बात और, इस एक्सपेरिमेंट के दौरान ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स यहां से निकाली जाती थी, जो ऑयल ड्रॉपलेट्स यहां से आती थी, उन ऑयल ड्रॉपलेट्स पे जो चार्जेस होते थे, उन चार्जेस का जब HCF लिया गया तो वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर था। ये सब आप फिजिक्स में पढ़ोगे, लेकिन मैं इसको लिख देता हूं। इन द अबव एक्सपेरिमेंट, या इन दिस एक्सपेरिमेंट, इन दिस एक्सपेरिमेंट द HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ charges, HCF of charges on oil droplets, on oil droplets was found to be equal to 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। मतलब इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो भी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस थे, जो भी एक्चुअली चार्जेस थे, उन चार्जेस का जब ऑयल ड्रॉपलेट्स पे जो चार्जेस एक्वायर करते थे, उनका जब HCF लिया गया तो वो HCF की वैल्यू एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब E की वैल्यू के बराबर आ रहा था। और यहीं से मिल्टन ने ये डिराइव किया कि ये जो चार्ज की वैल्यू है एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है। जो भी चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पे होगा वो हमेशा इसका इंटीजर मल्टीपल ही होना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट मिल्टन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। यहां से इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू पता चल गई बेटा। मिल्टन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट एक तरह से काफी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रखता है इस क्रम में, इस जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में एवोल्यूशन का क्रम है, जो एवोल्यूशन का एक प्रोसीजर है, उसमें एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था जहां पे इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू हमको पता चली। ठीक है, और आपको मालूम ही है बेटा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू पता चली, फिर बाद में एक्चुअल में प्रोटॉन का चार्ज इसी के पॉजिटिव के बराबर होता है, बस वो नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एनोड रेज पे आ जाते हैं। ओके, चलिए आते हैं अब नेक्स्ट अपने टॉपिक पे, और नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है एनोड रेज। कैथोड रेज के बाद जो अगला टॉपिक है बेटा वो है एनोड रेज। अब जब कैथोड रेज डिस्कवर हुए तो कैथोड रेज के एक्सपेरिमेंट के बाद जब थोड़ा और डिटेलिंग में एनालिसिस की गई तो ये पाया गया कि कैथोड रेज के साथ साथ एक और पार्टिकल्स का एमिशन होता है उसी डिस्चार्ज ट्यूब में, जिसमें कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ था। उसी ट्यूब में ही कुछ और रेज ऑब्जर्व की जाती हैं जो कि एनोड से निकलती हुई प्रतीत होती है। मतलब ऐसा लगता हो कि वो एनोड से निकल रही, इस कारण से उनका नाम क्या रखा गया? एनोड रेज। एनोड रेज तो एग्जैक्टली क्या होती है, कैसे ओरिजिनेट होती है, उसकी बात करते हैं। सुनो, तो एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट ये था
ये देखो ये एनोड है, ये एनोड है पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ, और इधर जिंक सल्फाइड की कोटिंग है, ये कैथोड है और परफोरेटेड कैथोड है। कैथोड परफोरेटेड का मतलब है हमारा जो कैथोड है उसके बीच में होल्स हैं, टाइनी होल्स हैं, आपने छेद कर रखे हैं। तो होता क्या है कि एनोड पार्टिकल्स, एनोड रेज, एक्चुअली एनोड रेज, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, एनोड रेज ऐसे ट्रेवल करते हैं और इन परफोरेशन के जरिए जो होल हैं उनके जरिए पास होते हुए इधर जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे स्ट्राइक करते हैं। जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे जब स्ट्राइक करते हैं तो वहां पे आपको ग्लो दिखता है। जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे जब ये फॉल करते हैं तो वहां पे आपको ब्राइट स्पॉट दिखता है, क्योंकि ये जो भी रेज हैं या जो भी पार्टिकल्स हैं ये एनोड से आते हुए दिख रहे हैं, तो इस कारण से इनका नाम क्या रखा गया, एनोड रेज। अब एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहां पे आता है। मैंने बोला कि जब कैथोड रेज का एक्सपेरिमेंट होता है तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में एनोड रेज आती ही आती हैं, मतलब एनोड रेज भी साथ साथ एमिट जरूर होती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि एनोड रेज हैं क्या और कैसे एमिट होती हैं। तो मैं बता दूं, जैसे कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते थे, तो यहां पे जो एनोड रेज हैं हर केस में वो प्रोटॉन नहीं होने वाले, एक्चुअली एनोड रेज प्रोटॉन नहीं है। फिर एक बड़ा क्वेश्चन है कि ये हैं क्या एग्जैक्टली, मैं बताता हूं। एक्चुअली एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज, एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज, इसमें कलर दूसरा यूज कर लेते हैं। एनोड रेज आर पॉजिटिव रेजिड्यूज ऑफ द गैसियस एटम या मॉलिक्यूल्स टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। जो डिस्चार्ज ट्यूब है आपकी, मतलब जो ट्यूब है, उस ट्यूब के अंदर जो आप गैस लेते हो उस गैस का पॉजिटिव रेजिड्यू है। इसका क्या मतलब है पॉजिटिव रेजिड्यू? तो अब इस बात को समझते हैं, डिटेल में समझते हैं कि क्या है। देखो समझते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। अब मेरी बात को आप सुनना, क्या आपने परसों की क्लास मतलब कैथोड रे वाली क्लास अटेंड की थी? क्योंकि अगर वो आपने अटेंड की होगी तभी आपको समझ में आएगा आगे जो भी बात मैं बोलने जा रहा हूं। आगे जो भी बात मैं बोलने जा रहा हूं वो तभी आपको समझ में आएगा जब आप लास्ट क्लास में जो मैंने बातें बोली थी उनको ध्यान से सुन रखे होंगे। लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि जब भी कैथोड रेज एमिट होती हैं तो आप बहुत सारा पोटेंशियल यहां अप्लाई करते हो और कैथोड रेज बहुत सारी स्पीड और काइनेटिक एनर्जी के साथ ट्रेवल करती हैं। लिखवाया भी था हमने, है कि नहीं? कैथोड रेज बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी के साथ ट्रेवल करती हैं। जब कोई पार्टिकल इतनी सारी काइनेटिक एनर्जी के साथ ट्रेवल करता है तो वो रास्ते में मौजूद एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज करते हुए चलता है। आयोनाइज का मतलब समझते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हुए चलता है। और मैंने लिखवाया भी था, मैंने आपसे बोला भी था कि कैथोड रेज में काफी सारी काइनेटिक एनर्जी होती है और वो एटम या गैस को आयोनाइज करते हुए चलते हैं। इसका क्या मतलब है? सुनना, मेरी बात सुनना। सपोज ये यहां पे गैसियस एटम्स हैं। मान लो बेटा ये एक गैसियस एटम है, ध्यान से सुनना, ये एक गैसियस एटम है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। मान लो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, सपोज ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 मॉलिक्यूल है ना, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन गैस हमने यहां पे रख रखी है। अब ये जो कैथोड रेज है, कैथोड रेज इधर से आ रहे हैं बेटा, कैथोड रेज इधर से आ रही, ये कैथोड रेज हैं, मतलब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनमें बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी है। ये बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी के साथ जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल को टकराएंगे, एटम को भी टकरा सकते हैं, तो उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन से जब ये इनकी टक्कर होगी तो उस काइनेटिक एनर्जी के कारण यहां पे जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, यहां पे जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स है, इनमें जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनसे जब इनकी टक्कर होगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले जाए, एक्चुअली ट्यूब के अंदर ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले जाएंगे, मतलब एटम से बाहर चले जाएंगे, एटम से बाहर आ जाएंगे और ये मॉलिक्यूल आयोनाइज हो जाएगा। तो जो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन था, अगर उससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो अब ये हो गया O2+, मतलब आयनाइज हो गया, अब ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया। आप खुद ही सोचो, अगर किसी मॉलिक्यूल या एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा तो जो बचा हुआ पार्ट है उसमें प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा हो जाएगी, इस कारण से उस पर टोटल कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, हाँ या ना? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब सुनना, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, सो दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज रेजिड्यू ऑफ ऑक्सीजन गैस।
अब क्या हुआ, इस पे पॉजिटिव है, जरा इस प्लेट पे देखिए कौन सा चार्ज है, इस प्लेट पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो अंडर द अट्रैक्शन ऑफ नेगेटिव प्लेट, नाउ दिस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जिस पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है वो इधर मूव करना शुरू कर देता है। ये जो पॉजिटिवली चार्ज रेजिड्यू है ये इधर मूव करना शुरू करता है, और जब वो उधर मूव करना शुरू करता है तो ये जो पार्टिकल्स, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं, इन्हीं पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं एनोड रेज। क्या बोलेंगे बेटा, एनोड रेज बोलेंगे। और इन पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो एनोड रेज कैसे जनरेट होते हैं, अगर मैं आपसे बोलूं जल्दी से डिस्क्राइब करो तो बहुत सिंपल से 2 लाइन में आंसर है। एनोड रेज, जब कैथोड रेज प्रोड्यूस होती है तो कैथोड रेज बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी के साथ ट्रेवल करती हैं, तो जिस भी गैस से पास होती हैं, ट्यूब के अंदर जो भी गैस है उससे जब पास होती हैं तो उस गैस के मॉलिक्यूल या एटम को आयनाइज करते हुए चलती हैं। आयोनाइज होने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है एटम का या मॉलिक्यूल का वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ कैथोड वो पॉजिटिव चार्ज कैथोड की तरफ मूव करना शुरू करता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, एनोड रेज बोलते हैं। उन्हीं को क्या बोलते हैं, एनोड रेज। अब सबसे बड़ा डिफरेंस कैथोड और एनोड रेज में क्या है बेटा, कैथोड रेज आप याद करो, कैथोड रेज का जो Q/M था, मतलब जो स्पेसिफिक चार्ज था, वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता था। आप कोई सी भी गैस लो, कैथोड रेज का जो Q/M था वो चेंज नहीं होता था, वो कांस्टेंट था। लेकिन 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 यहां पे मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया है। क्यों, मैं बताऊं क्या है यार, यहां पे मामला क्या है कि द Q/M मतलब स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एनोड रेज is not fixed. It changes with change in gas in the tube. ट्यूब के अंदर जैसे ही आपने गैस चेंज की, एनोड रेज का Q/M भी चेंज हो जाएगा। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, एक ही गैस के लिए भी Q/M की वैल्यूज अलग अलग मिलेंगी, एक गैस के लिए भी Q/M की वैल्यूज अलग अलग मिलेंगी। मैं बताऊं कैसे, क्या यह जरूरी है कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से एक ही इलेक्ट्रॉन आयनाइज हो, ऐसा तो जरूरी नहीं। जब काइनेटिक एनर्जी इन कैथोड रेज की स्ट्राइक करेगी मान लो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक मॉलिक्यूल से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो अब ये जो O2 है इस पे +2 है, इस पे +2 है, इस पे +1 था, इस पे +2 है। इसका Q/M और इसका Q/M क्या सेम होगा क्या, इसका Q/M और इसका Q/M सेम होगा क्या, सवाल ही नहीं उठता। दोनों का Q/M सेम नहीं होगा क्योंकि Q ही अलग अलग है। इसका मतलब है एक ही गैस के लिए अगर आप एक गैस भी लेते हो तो आप अलग अलग Q/M की वैल्यूज ऑब्जर्व करते हैं बेटा, आप अलग अलग Q/M की वैल्यूज ऑब्जर्व करते हैं। किस पार्टिकल के लिए, एनोड रेज के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि एनोड रेज एक्चुअल में फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है जैसा कि कैथोड रेज थी। कैथोड रेज तो इलेक्ट्रॉन्स थे, वो हर एटम का फंडामेंटल पार्टिकल है, मतलब हर एटम में होगा ही होगा। लेकिन एनोड रेज बेटा प्रोटॉन नहीं है, वो फंडामेंटल पार्टिकल नहीं, बल्कि एनोड रेज इस तरह के पॉजिटिवली चार्ज रेजिड्यूज, आप इनको कैटायंस बोल लो, चाहे एटॉमिक कैटायंस बोल लो, चाहे मॉलिक्यूलर कैटायंस हैं। मतलब जो गैस आयोनाइज होती है तो आयोनाइज होने के बाद जब इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो जो बचा हुआ पार्ट है वो मूव करता है कैथोड की तरफ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड रेज। इसीलिए बच्चे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलेगा आपको बुक्स में कि जब भी कैथोड रेज आप ऑब्जर्व करोगे तो हमेशा ही एनोड रेज भी मिलती हैं, और वो ऑब्वियसली मिलेंगी क्योंकि कैथोड रेज आयनाइज करेंगे जिसके कारण इन आयंस का प्रोडक्शन होगा और ये कैथोड की तरफ मूव करेंगे, मतलब एनोड रेज कहलाएंगे। अब ये प्रॉपर्टी जो है ना ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर कोई आपसे पूछता है कि एनोड और कैथोड रेज में डिफरेंस बताओ तो पहला डिफरेंस तो है एनोड रेज पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज। एनोड रेज का जो Q/M है दैट चेंजेस विद द चेंज इन गैस ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। इनफैक्ट एक ही गैस के लिए भी Q/M की अलग अलग वैल्यूज आप ऑब्जर्व करते हो, जबकि कैथोड रेज का Q/M क्या है, फिक्स है।
वो कांस्टेंट रहता, वो चेंज नहीं होता। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन कैथोड एंड एनोड रेज। फिर बाद में क्या हुआ, गोल्डस्टीन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, जो लाइटेस्ट और जिसमें सबसे कम चार्ज था एनोड रे, बाद में ये मालूम चला कि जो लाइटेस्ट और जिसपे सबसे कम चार्ज है वही एक्चुअली प्रोटॉन बाद में कहलाया, जो कि काफी बाद कहलाया है ना, तो वो बाद में प्रोटॉन कहलाया। लेकिन एनोड रेज याद रखना प्रोटॉन नहीं है। ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो सबसे हल्की एनोड रे मतलब मास डिटरमाइन किया गया और सबसे जो कम चार्ज है वो पाया गया कि वो प्रोटॉन है। ठीक है, चलिए बेटा अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अब हुआ क्या कि ये सब अर्ली डिस्कवरीज हुई, मतलब हमें पता चल गया कि प्रोटॉन यहां से आ गया, इलेक्ट्रॉन पता चल गया। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी थोड़ा लेट हुई, चैडविक ने डिस्कवर किया उसको 1932 में चैडविक, लेकिन वो बम्बार्डमेंट था एक्चुअली अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम के न्यूक्लियस के साथ, बेरिलियम के एटम के साथ बम्बार्ड किया था, बेरिलियम को बम्बार्ड किया था अल्फा पार्टिकल से, तो वहां से न्यूट्रॉन का एमिशन हुआ था। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने की थी और चैडविक वाज अ स्टूडेंट ऑफ रदरफोर्ड। मैं बता दूं आपको, रदरफोर्ड इन 1920 predicted existence of a neutral molecule having similar mass as that of proton। मतलब अपने एक्सपेरिमेंट से और अपने इंट्यूशन और इनसाइट से रदरफोर्ड ने ये पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था एक्चुअल डिस्कवरी के 12 साल पहले कि ऐसा एक पार्टिकल अभी और होना चाहिए जिसपे कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, हाँ जिसका मास प्रोटॉन के मास के बराबर होना चाहिए। दिस वाज इन 1920 और चैडविक वाज अ स्टूडेंट ऑफ रदरफोर्ड। 12 साल के बाद चैडविक को वो पार्टिकल मिल गया जिसकी उनके गुरुजी ने पहले से ही फोरकास्ट भविष्यवाणी की थी। एक्चुअल में उसकी प्रॉपर्टीज भी काफी हद तक रदरफोर्ड ने पहले से ही प्रेडिक्ट कर रखी थी। तो आप जब टीचर की बात को ध्यान से सुनते हो तो आपको जीवन में कई फायदे होते हैं, जैसा चैडविक को हुआ। चैडविक को न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट मिला, नोबेल प्राइज भी मिला। और मैं आपको एक और अच्छी घटना बताऊं इसी से रिलेटेड, मैडम क्यूरी जिनके बारे में आप जानते हैं, 2 नोबेल प्राइज मिले हैं, उनको तीसरा नोबेल प्राइज भी मिल सकता था न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए। मैडम क्यूरी ने एक्चुअल में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक से 4 साल पहले 1928 में सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स में, जो चैडविक ने किया था, सिमिलर एक्सपेरिमेंट किया था और उसमें भी न्यूट्रॉन का एमिशन हुआ था। लेकिन क्यूरी के साथ प्रॉब्लम यह थी कि क्योंकि न्यूट्रॉन अनचार्ज पार्टिकल होता है, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इंटरैक्ट नहीं करता है, तो वो क्या हो गया कि वो एक तरह से खो सा गया, मतलब उनसे छुप के निकल गया। आप बोल सकते हो उनकी नजर से वो न्यूट्रॉन छुप के निकल गया, क्योंकि न्यूट्रॉन एक्चुअली एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट नहीं किया और मैडम क्यूरी को यह अंदाजा नहीं था कि हाँ ऐसा कोई न्यूट्रल पार्टिकल हो सकता है, जो कि रदरफोर्ड ने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया था। चैडविक को बहुत अच्छे से मालूम था और चैडविक को बहुत विश्वास भी था रदरफोर्ड पे कि ऐसा कोई ना कोई पार्टिकल तो जरूर होगा ही होगा, और चैडविक बहुत सालों से लगे हुए थे। लेकिन 28 में बिल्कुल सेम एक्सपेरिमेंट मैडम क्यूरी ने किया था जो चैडविक ने किया, लेकिन न्यूट्रॉन उनको धोखा देके भाग गया और न्यूट्रॉन को वो ट्रेस नहीं कर पाई, अदरवाइज आप जानते ही हैं कि क्या होता। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज देन थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। जब ये सारी डिस्कवरीज हो गई तो फिर अलग अलग लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि ठीक है ये तो पार्टिकल्स हैं, लेकिन एटम एक्चुअली कैसा दिखता होगा। तो अलग अलग लोगों ने अपने एटॉमिक मॉडल्स प्रपोज करने शुरू किए। थॉमसन्स मॉडल आप काफी समय से पढ़ते आ रहे हो, तो इस पर मैं ज्यादा समय नहीं खर्च करूंगा। आपको मालूम है कि इसको वाटरमेलन या प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। इस मॉडल के मेन फीचर्स क्या है मैं बता दूं। अकॉर्डिंग टू थॉमसन ये वही है जिन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने ही ये अपना एटॉमिक मॉडल दिया। उनके अनुसार एक एटम पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है, एक एटम पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है विद नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। तो एटम एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है विद नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड मतलब यहां पे धसे हुए हैं, यहां पे गड़े हुए हैं। embedded in it मतलब those electrons cannot move like we know today कि इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली है ना, ऑर्बिट्स में, ऑर्बिटल्स में, सब जगह इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग मोबाइल मानते हैं, काफी ज्यादा मूव करने वाले एलिमेंट्स या पार्टिकल्स मानते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में इस पर्टिकुलर मॉडल में थॉमसन ने ये एज्यूम किया कि पॉजिटिवली चार्ज एटम है, उसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं। एम्बेडेड का मतलब उसमें धसे हुए हैं। प्लम पुडिंग या वाटरमेलन मॉडल। तरबूज खाया ना आप, तो तरबूज का जो सीड्स हैं, बीज हैं, वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स हैं
और बाकी जो रेड कलर का जो तरबूज है, अच्छा लगता है ना आपको गर्मियों में, तो ये रेड कलर का तरबूज है, ये पूरा आपका एटम है। अब ऑब्वियसली बेटा ये हमें मालूम है कि एटम ऐसा नहीं है, लेकिन वो आज मालूम है ना। जब थॉमसन के समय, जब जस्ट उन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी किया था, तब उस समय कुछ भी नहीं मालूम था। तो हमें ये ध्यान रखना हमेशा, जब आगे पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें बहुत अलग अलग जगह थ्योरीज आएंगी, एटॉमिक मॉडल्स आएंगे। कभी कभी आपको लगेगा कि ये कितनी बकवास थ्योरी है, ये क्या बकवास कर रखा है लोगों ने, तो वो बकवास नहीं है। एक्चुअली जिस समय वो थ्योरी दी गई होगी, उस समय के अनुसार, उस समय के हिसाब से, उस समय जितनी चीजें हमें पता थी, उस समय के अनुसार ये काफी बढ़िया थ्योरी रही होगी। वो अलग बात है कि जैसे जैसे हमने साइंस में प्रोग्रेस की, हम साइंस के तमाम चीजें जानते चले गए, तब वो पुरानी चीजें जो हमारे पास थी एक्चुअली हमको लगी कि वो सही नहीं है। तो याद रखिएगा, किसी से भी मतलब एप्रिसिएशन जो होता है ना, वो आपके अंदर हमेशा होना चाहिए। किसी के बहुत हार्ड वर्क को हमें एप्रिशिएट करना आना चाहिए, ये चीज़ जरूरी होता है अगर जीवन में हमें आगे बढ़ना है। एप्रिसिएशन नहीं होगा तो हम नहीं आगे बढ़ सकते। किसी ने अच्छा काम किया तो उसको एप्रिशिएट करना है। थॉमसन ने भी काफ़ी अच्छा काम किया था उस समय के अनुसार, जितनी उस समय जानकारी थी, तो ये एप्रिसिएशन के लिए आप बोल सकते हो वर्थ है। तो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं हम लोग। अब बाकी ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब अगर मैं इसमें ड्रॉबैक्स की बात करूं तो ऑब्वियसली ड्रॉबैक्स बहुत सारे हैं, और ड्रॉबैक्स जैसे जैसे साइंस ने प्रोग्रेस की, जैसे जैसे हमें जानकारियां मिली, तब ड्रॉबैक्स आते गए। जैसे एक ड्रॉबैक तो साफ साफ दिख रहा है बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एम्बेडेड है, मतलब दिस मॉडल इज एक्चुअली स्टैटिक, दिस मॉडल इज स्टैटिक, ये स्टैटिक मॉडल है। अब ड्रॉबैक्स मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आप चाहना तो लिख लेना, मैं बोल रहा हूं अपने शब्दों में लिख लीजिएगा। दिस मॉडल इज स्टैटिक, स्टैटिक मतलब सब चीज रुका हुआ है। लेकिन हमें मालूम है कि एटम एक बहुत ही, एटम में कुछ भी रुका हुआ नहीं होता है, एटम बिल्कुल स्टैटिक नहीं होता है। इनफैक्ट एटम में हर चीज मूव करती है, हर चीज मूव करती है। एटम में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, एटम में न्यूक्लियस मूव करता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी स्पिन करते हैं, मूव करते हैं। मतलब यहां कुछ भी चीज रुकी हुई नहीं होती। लेकिन यहां पे दिस इज अ स्टैटिक मॉडल व्हिच इज नॉट करेक्ट ऑब्वियसली। दूसरा ड्रॉबैक, बहुत सारे ड्रॉबैक होते हैं, जैसे एक ड्रॉबैक तो मैंने स्टैटिक मॉडल का बता दिया। दूसरा ये हो सकता है, जैसा कि अब ध्यान से सुनना, दूसरा भी काफी ठीक है ड्रॉबैक। जो थॉमसन है, थॉमसन ने यह माना कि जो एटम का मास है, जो पूरा एटम का मास है, वो इस पूरे स्फीयर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एटम का मास इस पूरे स्फीयर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन हमें आज मालूम है कि एटम का जो भी मास है वो पूरे एटम पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, बल्कि एटम के एक बहुत छोटे से स्पेस पे सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है। और आपको मालूम है वो छोटा सा स्पेस कौन सा है? न्यूक्लियस है। एटम तो बहुत बड़ा होगा, उसके अंदर न्यूक्लियस एक बहुत छोटी सी जगह ऑक्युपाई करता है, लेकिन एटम का सारा मास उसी न्यूक्लियस में ही रहता है। सो दिस इज ऑल्सो अ ड्रॉबैक कि पूरे एटम के अंदर यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये बात सही नहीं है। ठीक है, ये बात सही नहीं। ये तो हो गए ड्रॉबैक्स। ऑब्वियसली उस समय के अनुसार इसमें बहुत सारी मेरिट्स भी रही होंगी। जो एक दो मेरिट है वो भी मैं आपको बता देता हूं, आप चाहना तो लिख लेना, पूछते नहीं इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, है ना, बहुत बेसिक है। तो पहली मेरिट तो ये हो गई कि इट एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये हमें काफी समय से मालूम था कि एटम पे कोई नेट चार्ज नहीं होता है। इस मॉडल ने प्रूव किया। थॉमसन ने बहुत सिंपली ये एक्सप्लेन किया कि भैया जितना पॉजिटिव चार्ज स्फीयर पे फैला हुआ है, उतने ही मैग्नीट्यूड का नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इसमें एम्बेडेड है, तो नेट चार्ज इज जीरो। ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहां से प्रूव हो जाती है। दूसरा इसका आप बोल सकते हो एडवांटेज या मेरिट क्या है? दूसरा यह है कि इसने थर्मियोनिक एमिशन को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब ये क्या होता है थर्मियोनिक एमिशन? हीट करने पे इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है, ये फिनोमेना को बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन। हीट करने पे इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है कुछ सरफेसेस से, उनको बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन। अब इस मॉडल ने एक्चुअली उस प्रोसेस को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। कैसे एक्सप्लेन किया? थॉमसन ने कहा कि जब आप किसी चीज को हीट करते हो, हीट करने का मतलब आप उसको थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, तो जब आप एटम को थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपनी पोजीशन पे हिलने लगते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आएगी। थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो वो अनस्टेबल हो रहे हैं, तो एनर्जी से वाइब्रेट करने लगते हैं। आप और थर्मल एनर्जी दोगे तो और ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, और एक समय ऐसा आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन इतना तेज वाइब्रेट करने लगते हैं अपनी जगह पे कि ये जो अट्रैक्शन फोर्स है
पॉजिटिव चार्ज का उसको ओवरकम करके बाहर आ जाते हैं, और इस हीट करने के कारण जो इलेक्ट्रॉन का बाहर आने का प्रोसेस है इसको बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन। तो ये अच्छे से एक्सप्लेन हो रहा था, और भी कुछ ऑब्वियसली मेरिट्स रहे होंगे, तब जाके ये काफी हम लोग पढ़ते हैं और हल बुक में मिल जाता है आपको, ठीक है। तो इस पे इतनी चर्चा काफी है। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, दिस वाज वन ऑफ द, आप बोल सकते हो पायनियरिंग मॉडल था, एक पायनियर मॉडल था, वन ऑफ द अर्लीस्ट मॉडल था, ठीक है। अब ऑब्वियसली जैसे जैसे समय बीता इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स आए, और फिर जो दूसरा एटॉमिक मॉडल आया वो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल है। लेकिन रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल देने के पहले एक बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ, रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, उसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो चलिए उस पर बात करते हैं, ठीक है, उस पर चर्चा करते हैं। तो रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट की ओर बढ़ते हैं, और ये था रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। अब इसकी भी कहानी आप सुन लो, थोड़ी सी कहानी मैं बताऊंगा, थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए सुनना कि ये किस पृष्ठभूमि में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, क्या बैकग्राउंड था ये एक्सपेरिमेंट का। 1903 तक, 1903 तक ये जो रेडियो एक्टिव रेज हैं वो काफी अच्छे से कैरेक्टराइज हो गए थे। मैडम क्यूरी ने भी काफी काम किया था, हेनरी बेक्वेरेल ने भी काफी काम किया था, और हमें अच्छे से मालूम था कि रेडियो एक्टिव सोर्स से अल्फा बीटा गामा रेज का एमिशन होता था। बाय 1903 इट वाज वेल एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। फिर 1905 के आसपास रदरफोर्ड, ब्रिटिश साइंटिस्ट है ना बेटा, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, तो रदरफोर्ड के पास गीगर एक जर्मन साइंटिस्ट है, उनका आना हुआ। रदरफोर्ड की लैब, रदरफोर्ड काफी रिच साइंटिस्ट माने जाते थे क्योंकि उनकी लैब को अच्छा खासा ग्रांट आता था, बहुत अच्छा पैसा आता था। रदरफोर्ड खुद भी एक अच्छी खासी नोबल फैमिली के थे, तो उनकी लैब को काफी अच्छा खासा पैसा आता था रदरफोर्ड को। तो गीगर का एक दिन आना हुआ, गीगर जर्मन साइंटिस्ट थे, रदरफोर्ड से मिलना हुआ। तो गीगर के मन में एक आइडिया था, तो उन्होंने ये आइडिया एक्चुअल में रदरफोर्ड को दिया। तो आइडिया यही था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का, ये गीगर का आइडिया था जो उन्होंने रदरफोर्ड को सजेस्ट किया कि ऐसा कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। रदरफोर्ड उस समय चूंकि दूसरे कामों में व्यस्त थे, दूसरे प्रोजेक्ट्स में व्यस्त थे, तो गीगर को ये बोला कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मेरे अंडर में एक पीएचडी स्टूडेंट है मार्टसन, आप एक काम करो, उसके साथ मिलकर आप मेरी लैब में ही ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो गीगर और मार्टसन ने बहुत एक्सट्रीम हार्ड वर्क किया। ये एक्सपेरिमेंट्स करना इतना आसान नहीं होता, बहुत पेशेंस रिक्वायर्ड होता बेटा, बहुत पेशेंस। और ये लगभग 1907 से 1913 तक, मतलब ऑलमोस्ट 5 to 6 ईयर्स, ड्यूरिंग द स्पैन ऑफ 5 to 6 ईयर्स ये पूरा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ। बहुत सारी रीडिंग्स ली गई, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, ट्रायल एंड एरर, कुछ चीज करते थे, रिजल्ट नहीं मिलता था, फिर दूसरी चीज ट्राई करते थे, रिजल्ट नहीं मिलता, फिर तीसरी चीज ट्राई करते थे, रिजल्ट नहीं मिलता था। फाइनली 1912 के आसपास, 1911-12 के आसपास दे सक्सीडेड इन इंटरप्रेटिंग दीज रिजल्ट्स, और जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो, तो ये एक्सपेरिमेंट को गीगर मार्टसन एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। और रदरफोर्ड को तो ऑब्वियसली क्रेडिट है, एक्चुअली गीगर मार्टसन ने सारे एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस लिए। प्रॉब्लम कहां पे आई, ये जो ऑब्जर्वेशंस थे उनको एक्सप्लेन कैसे करना है, उनका क्या क्या थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, वो पूरा जो चीज है वो रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन की, और फिर एक्चुअल में क्रेडिट रदरफोर्ड ले गए, या आप बोल सकते हो रदरफोर्ड को क्रेडिट गया इस चीज का। सो दिस वाज एक्चुअली द हिस्टोरिकल, आप बोल सकते हो इस एक्सपेरिमेंट के पीछे की जो हिस्ट्री है वो। अब यहां जो डायग्राम बना हुआ है, ये जो डायग्राम आपको बुक्स में मिलेगा, एनसीईआरटी में मिलेगा, ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट का, ध्यान से सुनना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट का एक्सट्रीमली सिंप्लीफाइड वर्जन है ये डायग्राम। क्योंकि इस डायग्राम को देख के आपको कितना कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट था ये आपको नहीं मालूम चलता है, और इस डायग्राम में बहुत सारी चीजें मिसिंग हैं। एक्चुअली सिर्फ वो चीजें लिखाई गई हैं जो आपको इस लेवल पे समझ में आए, क्योंकि अगर आप थोड़ा और डिटेल में इसको पढ़ते हैं तो इस डायग्राम में ये जो यहां से ये रेडियो एक्टिव सोर्स है, ये रेडियो एक्टिव सोर्स है जो कि लेड बॉक्स में रखा हुआ है। एक्चुअली लेड की प्रॉपर्टी है कि वो रेडियो एक्टिव रेस को एब्जॉर्ब करता है। अब आप चाहते हो कि जो लेड बॉक्स में, मतलब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आप ये नहीं चाहोगे कि आप रेडिएशन को एक्सपोज हो, क्योंकि उससे आपका नुकसान होने वाला है। तो लेड बॉक्स में एक छोटा सा छेद करते हैं जिसमें रेडियो एक्टिव सोर्स रखा हुआ है। ये रेडियो एक्टिव सोर्स बेसिकली अल्फा एमिटर है। तो क्या एमिट करता है बेटा, ये अल्फा रेज एमिट करता है, ये अल्फा एमिटर है, ठीक है, अल्फा रेज एमिट करता है, अल्फा एमिटर है, ठीक है। ये अल्फा रेज को एक टाइनी स्लॉट से या होल से आप पास कराते हो, ठीक है। तो ये अल्फा रेज इस तरह से जा रही है, ये अल्फा रेज जा रही है बेटा, अल्फा रेज पे पॉजिटिव चार्ज होता है।
रास्ते में, जो कि इस डायग्राम में मिसिंग है, हर डायग्राम में मिसिंग होता है, रास्ते में इन अल्फा रेज को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से पास करा के इनको बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। मैंने क्या कहा, सुनो, रास्ते में इन अल्फा पार्टिकल्स को बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बाई एक्सेलरेटिंग थ्रू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स लगा के इन पार्टिकल्स को अच्छा खासा एक्सेलरेशन देते हैं ताकि इनके अंदर ढेर सारी काइनेटिक एनर्जी आ जाए। फिर ये ढेर सारी काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करते हैं और यहां पे एक वेरी थिन गोल्ड फॉयल लिया गया है। दिस इज वेरी थिन, माइक्रोमीटर्स उससे भी पतला। सो वेरी थिन गोल्ड फॉयल। सब चीज पे आएंगे कि गोल्ड फॉयल ही क्यों है, वेरी थिन क्यों है, हर चीज पे आएंगे, लेकिन अभी तो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर में जो जो चीजें ली गई हैं उनको देख लो आप। ये एक सर्कुलर जिंक सल्फाइड स्क्रीन है, ऑलमोस्ट सर्कुलर जिंक सल्फाइड स्क्रीन है। यहां टाइनी ओपनिंग थी ताकि अल्फा पार्टिकल जा सके। ये सर्कुलर जिंक सल्फाइड स्क्रीन है। जिंक सल्फाइड का काम क्या होता है कि जैसे ही इसको अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेगा वहां पे आपको ब्राइट स्पॉट्स दिखेंगी। फिर ठीक है, जो चीज दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है इस एक्सपेरिमेंट में, इस डायग्राम में मिसिंग है, वो है गीगर काउंटर। एक्चुअली जस्ट इस सर्कुलर स्क्रीन पे एंटर करने से पहले एक काउंटर लगा था। काउंटर का मतलब गीगर। एक्चुअली गीगर ने उसको बनाया था एक्सपेरिमेंट की जरूरत के अनुसार, उसी समय उसी दौरान बनाया था। आज भी वो फेमस है गीगर काउंटर। तो गीगर काउंटर करता क्या है, एक्चुअली वो रेडियो एक्टिव रेस को काउंट करता है, मतलब कितनी रेस पास हो रही हैं वो काउंट करता है रेडियो एक्टिव रेस को। सो गीगर काउंटर एक्चुअली काउंट्स रेडियो एक्टिव अल्फा पार्टिकल्स को, जो जा रही ना, तो अल्फा पार्टिकल्स को काउंट करता है, कितने अल्फा पार्टिकल्स एंटर कर रहे हैं, कितने अल्फा पार्टिकल्स एंटर कर रहे हैं, वो गीगर काउंटर। तो यहां पे जस्ट यहां पे एक काउंटर भी लगा होता है जिसको गीगर काउंटर बोलते हैं। आज भी यूज करते हैं उसको रेडियो एक्टिव रेस को काउंट करने के लिए। तो गीगर काउंटर गीगर ने ही बनाया था इस एक्सपेरिमेंट करने के दौरान, क्योंकि एक्सपेरिमेंट की जरूरत थी कि हमें एक काउंटर चाहिए था जो हमें बता सके कि कितने अल्फा पार्टिकल्स इस सर्कुलर जिंक सल्फाइड स्क्रीन के अंदर किसी गिवन टाइम के अंदर जा रहे हैं। तो ये बेसिक आप बोल सकते हो क्या है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्या चीजें हैं, कोई डाउट नहीं? ठीक है, अब इससे रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस क्या थे बेटा? अब ऑब्जर्वेशंस हम लोग लिखते हैं, ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन्स दोनों साथ में लिखेंगे। तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन। आपको जो देखना हो देख लीजिए। मैं 30 सेकंड का विराम लेता हूं, पानी पीता हूं और फिर ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन्स नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। फिर से जो मैंने बोला था एप्रिसिएशन, इतने सिंपल डायग्राम को देख के ये मत सोचना कि एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल था, एक्सपेरिमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। हम लोग उस कॉम्प्लेक्सिटी का इस लेवल पे अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हम तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को, आप सोचो 6 साल ये एक्सपेरिमेंट चला, 5.5-6 साल एक्सपेरिमेंट चला, हम मुश्किल से इसको 20-30-40 मिनट में पढ़ के खत्म कर देते हैं। तो एक सेंस ऑफ एप्रिसिएशन हमेशा आपके हार्ट में होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ ये कितना मुश्किल काम रहा होगा उस समय के अनुसार। ये आज भी मुश्किल है। अब उस समय जब रिसोर्सेज की कमी थी और बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी, तो उस समय आप सोचो कि ये कितना मुश्किल रहा होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और कंक्लूजन्स लिखते हैं। नेक्स्ट पेज, चलो ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन्स। ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन्स, ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन्स। देखो सबसे पहला तो ये देखा गया, अब मैं क्या कर रहा हूं, सर्कुलर जिंक सल्फाइड स्क्रीन तो नहीं बना रहा हूं, लेकिन हां जो गोल्ड फॉयल था, गोल्ड फॉयल, उस गोल्ड फॉयल में बहुत सारे एटम्स रहे होंगे। गोल्ड फॉयल में जो भी एटम्स थे, तो बहुत सारे एटम्स रहे होंगे। मान लो मैं उसमें से एक एटम बना रहा हूं, ये गोल्ड का एटम है बेटा, ये गोल्ड का एटम है, एक एटम है, ठीक है। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैंने एटम्स बना दिया। और यहां पे बीच में कहीं पे, आज हमें मालूम है कि सेंटर पे एक पॉजिटिव कोर होता है जिसको आजकल न्यूक्लियस बोलते हैं। सो ये देखा गया कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स बिना किसी डेविएशन के सीधा सीधा निकल जाते हैं। बिना किसी डेविएशन के अल्फा पार्टिकल्स सीधा सीधा निकल जाते हैं। So most of the alpha particles pass through the foil without any deviation. Now from this it was concluded that most of the space of an atom is empty. Most of the space of an atom is empty. ज्यादातर पार्टिकल्स, तो पहला कंक्लूजन मैं यहां पे लिख रहा हूं। फर्स्ट कंक्लूजन है most alpha particles passed through the foil
without any deviation, without any deviation, without any deviation. Now from this it was concluded that it was concluded that most of the space, of an atom was empty. ठीक है, ज्यादातर जो स्पेस है एटम का वो खाली स्पेस होता है, इसीलिए अल्फा पार्टिकल सीधा सीधा निकल गया उस खाली जगह होने के कारण। तो ये पहला आप बोल सकते हो ऑब्जर्वेशन था और यहां से ये पहली चीज कंक्लूड की गई। ठीक है, लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल्स में डिविएशन देखा गया, कुछ अल्फा पार्टिकल्स में डिविएशन देखा गया। देखिए कुछ इस तरह से, ये अल्फा पार्टिकल जा रहा था सीधा 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 और फिर ऐसा डिविएट हो गया, ऐसा डिविएट, ये सीधा सीधा जा रहा था और फिर ऐसा डिविएट हो गया, ऐसा डिविएट हो गया। कुछ में काफी स्ट्रॉन्ग डिविएशन था, मतलब कुछ में कुछ ऐसा डिविएशन था बेटा, जैसे मान लीजिए ये एक अल्फा पार्टिकल है, ऐसे आया और इस तरह डिविएट हुआ, मतलब इधर जो डिविएशन है वो 90 से भी ज्यादा, देखो 90 डिग्री से भी ज्यादा डिविएशन, ऐसे जाना था सीधे, 90 डिग्री से भी ज्यादा डिविएशन है। कुछ में इस तरह का डिविएशन था और 20,000 में एक अल्फा पार्टिकल ये ऑब्जर्व करते हैं, 20,000 में एक अल्फा पार्टिकल ये ऑब्जर्व करते हैं कि अपने पाथ को रिट्रेस कर लेता है, अपने पाथ को रिट्रेस कर लेता है। तो ऑब्जर्वेशन फिर से मैं दोहराऊं, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉयल विदाउट एनी डिविएशन। सम अल्फा पार्टिकल्स आर डिविएटेड बाय स्मॉल एंगल्स, ये देखिए बाय स्मॉल एंगल्स, by small angles. Some alpha particles, very few although, were deviated by large angles, and 1 in 20,000, 20,000 में एक अल्फा पार्टिकल ऐसे आया और अपने पाथ पे वापस चला गया। ये 20,000 में जो एक अल्फा पार्टिकल वाली बात है, ये अलग अलग बुक्स में आप बोल सकते हो एज एन एवरेज डेटा मिलता है, एज एन एवरेज डेटा मिलता है। और कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर आपको कैसे मालूम 20,000 में, तो मुझे नहीं मालूम है, जो बुक्स में लिखा हुआ मिलता है, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वही मैं यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ। हाँ, मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि ये वापस कैसे गया होगा, ये कैसे गया होगा, 20,000 कैसे काउंटिंग की होगी उसका भी मैं बता सकता हूँ, ग्रीगर काउंटर। अब सुनो क्या हुआ होगा, एग्जैक्टली क्या हुआ होगा, देखो कहाँ गया, इधर लगा है काउंटर, इधर लगा है काउंटर, तो ये काउंटर क्या है, काउंट करेगा कि कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इस स्क्रीन के अंदर जा रहे हैं, मतलब फॉयल से टकराने जा रहे हैं। सपोज 20,000 अल्फा पार्टिकल टकराने गए, 20,000 अल्फा पार्टिकल किसी टाइम में टक्कर होती है, तो अब क्या होता था, ब्राइट स्पॉट्स गिने जाते थे। यहां इस सर्कुलर जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे ब्राइट स्पॉट्स गिने जाते थे, ब्राइट स्पॉट्स। सपोज इस काउंटर ने बताया कि 20,000 अल्फा पार्टिकल्स गए हैं और आपने नंबर ऑफ ब्राइट स्पॉट्स काउंट किए 19,999, ब्राइट स्पॉट्स काउंट किए 19,999। इसका मतलब है गए तो 20,000 और स्पॉट्स काउंट हुए 19,999, एक स्पॉट मिसिंग है। अब एक स्पॉट मिसिंग है तो फिर से दोबारा एक्सपेरिमेंट की, हो सकता है हमारे ऑब्जर्वेशन में कोई गलती हुई, लेकिन जब बार बार एक्सपेरिमेंट्स करते थे तो ऑन एन एवरेज ये वैल्यू आई कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स मिसिंग थे। तो एक्चुअली मिसिंग क्यों थे बेटा, क्योंकि वो जैसे आए वैसे ही वापस चले गए, स्क्रीन पे उनको लड़ने का मौका ही नहीं मिला, तो इस तरह से काउंटिंग हुई होगी। ठीक है, चलिए अच्छा ठीक है, ये जो डिफ्लेक्शन है, ये जो इस तरह के डिविएशन है और इस तरह का जो डिविएशन है, ये जो ग्रीन कलर का डिविएशन है और जो ब्लू कलर का डिविएशन, आई होप कलर विजिबल है, एक मिनट देखने दो, हाँ बिल्कुल कलर, ये ग्रीन कलर है और ये ब्लू कलर। अगर इस तरह के डिविएशन को हमने देखा है तो वो तभी पॉसिबल है जब यहां सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज हो, क्योंकि अगर सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पार्टिकल पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और अल्फा पार्टिकल्स पे पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव रिपल्शन होगा तो रिपल्शन के कारण डिविएशन, रिपल्शन के कारण डिविएशन, ज्यादा रिपल्शन के कारण ज्यादा डिविएशन। समझ रहे हैं आप? तो ये जो डिविएशन था उससे हमें ये कंक्लूजन मिला कि सेंटर ऑफ द एटम पे पॉजिटिवली चार्ज होगा। सो सेकेंड कंक्लूजन, सेकेंड ऑब्जर्वेशन,
some alpha particles, some alpha particles, some alpha particles suffered deviations suggesting that the center of the atom is positively charged. Center of the atom is positively charged. Center of the atom is positively charged. So this was proved by this second observation. Right? पहले ऑब्जर्वेशन से ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे चले गए, तो यहां से ये पता चला कि ज्यादातर एटम का स्पेस खाली है। कुछ अल्फा पार्टिकल्स में डेविएशन हुआ, वहां से ये मालूम चला कि एटम के सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तभी अल्फा पार्टिकल के जो पॉजिटिव चार्ज को है उसको आप बोल सकते हो रिपल्शन के कारण डेविएशन होगा। अल्फा पार्टिकल का जो पॉजिटिव चार्ज है सेंटर ऑफ द एटम पे पॉजिटिव चार्ज के रिपल्शन के कारण डिविएट हो रहा है। ठीक है, तो ये दूसरा। फिर अब यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि गोल्ड ही क्यों, वेरी थिन क्यों। ठीक है, तो गोल्ड क्यों, क्योंकि अच्छा वेरी थिन क्यों, क्या लगता है कि क्या वेरी थिन क्यों, बताओ वेरी थिन क्यों, क्या लगता है कि बहुत थिन क्यों चाहिए था हमें गोल्ड फॉयल थिन क्यों चाहिए था? उसके दो कारण है बेटा। पहला कारण तो है अल्फा पार्टिकल पेनिट्रेट करना चाहिए। अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो आप चाहो कि अल्फा पार्टिकल उससे क्रॉस हो, तो हमें थिन फॉयल चाहिए था। ये तो पहला मकसद था हमारा थिन फॉयल लेने का, ताकि अल्फा पार्टिकल उस फॉयल के अक्रॉस पेनिट्रेट कर सके। ठीक है, अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा नहीं होती, बीटा की ज्यादा होती है, गामा की सबसे ज्यादा होती है, लेकिन हम अल्फा पार्टिकल यूज कर रहे थे तो हम चाहते थे कि उस फॉयल से पेनिट्रेट हो, तो फॉयल को थिन रखना था ताकि वो पास हो सके। दूसरा जो हमारा बड़ा मकसद था, हम ये चाहते थे कि अल्फा पार्टिकल के रास्ते में कम से कम एटम्स आए। क्यों कम से कम एटम्स? मैं बताऊं क्यों। क्योंकि आप सपोज बेटा इधर देखना, मान लो बेटा ये गोल्ड का फॉयल है, ये गोल्ड फॉयल है। अब इसमें कुछ इस तरह से एटम्स हैं, सपोज इस क्रॉस सेक्शन में इस तरह से एटम्स हैं। जब अल्फा पार्टिकल्स इधर से जाएंगे, जो भी डिफ्लेक्शन होगा, आप चाहोगे कि जो आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, जितना थिन फॉयल होगा उतना उस क्रॉस सेक्शन में एटम्स की संख्या, गोल्ड के एटम्स की संख्या कम होगी। और जो आप ऑब्जर्वेशन लोगे तो आप ऑन एन एवरेज आप बोल सकते हो कि इतने सारे ऑब्जर्वेशन के बाद, चूंकि बहुत थिन क्रॉस सेक्शन है तो उसमें एटम्स की संख्या बहुत कम होगी, तो हम ऑन एन एवरेज बोल सकते हैं कि जो एक एटम का ऑब्जर्वेशन होगा, एक्चुअली इन एटम्स के कारण आइडियली तो आप ये चाहोगे कि उस क्रॉस सेक्शन में एक ही एटम मिले, लेकिन इतना थिन तो हम लोग जा नहीं सकते हैं। क्यों चाहते हैं कि एक मिले? ताकि जो ऑब्जर्वेशन हो हम बोल सके कि वो एक एटम के कारण है, ताकि जो ऑब्जर्वेशन है हम बोल सके कि एक एटम के कारण है, क्योंकि हमें एक एटम कैसा दिखता है यह पता करना था। अब अगर आप मोटा ले लोगे गोल्ड फॉयल, अगर उसका क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, तो आप सोचो ना, क्रॉस सेक्शन अगर ज्यादा, तो इसमें तो एटम ही ठूसे पड़े हैं, इसमें तो बहुत सारे एटम्स हैं। अब इसमें कुछ भी ऑब्जर्वेशन आप देखोगे, कुछ भी ऑब्जर्वेशन होगा, तो आप कैसे ये क्लेम कर पाओगे कि ये जो भी आपने यहां ऑब्जर्वेशन देखा है वो एक एटम के कारण है, या हजारों एटम यहां है, तो हो सकता है एक ऑब्जर्वेशन दूसरे को कैंसिल कर रहा हो या दूसरा तीसरे को कैंसिल कर। आप समझ रहे हो? आप इस चीज को समझ रहे हो कि नहीं? आप चाहते थे कि आइडियली जो क्रॉस सेक्शन है गोल्ड फॉयल का, उसमें कम से कम एटम्स मिले, ताकि जो ऑब्जर्वेशन है आप बोल सको कि वो एक एटम के कारण है, एक एटम के कारण है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया गोल्ड फॉयल को लेने का, जो थिन लेने का, वेरी थिन। अब गोल्ड फॉयल ही क्यों? क्योंकि गोल्ड, पहला कारण तो गोल्ड मैलिएबल है, आप काफी उसको थिन ले जा सकते हो बिना कोई डैमेज किए हुए, है ना। गोल्ड मैलिएबल समझते बेटा, विच कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। आप उसको शीट में बहुत पतले पतले फॉयल में ले जा सकते हो, लेकिन ऐसे दूसरे भी मटेरियल हैं जिनको हम उतने पतले फॉयल में ले जा सकते हैं, लेकिन वो हमारा चॉइस नहीं था। वो क्यों? क्योंकि आप चाहते थे कि ऑब्जर्वेशन दिखे, आप चाहते थे कि यहां पे डिविएशन हो, और डिविएशन होने के लिए गोल्ड का एटॉमिक नंबर मालूम है 79,
गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79। तो यहां पे कितने प्रोटॉन्स हैं? 79 प्रोटॉन्स हैं। 79 का प्रोटॉन का जो चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, वो काफी ज्यादा होगा। 79 प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज काफी ज्यादा होगा, तो जो अल्फा पार्टिकल पे रिपल्शन होगा वो काफी ज्यादा होगा, और आपको ये डिविएशन दिखेंगे, आपको ये डिविएशन दिखेंगे। आप कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते हो जिसमें कुछ ऑब्जर्वेशन ही ना आए, मतलब इतना थिन डिविएशन हुआ, एंगल ऑफ डिविएशन इतना कम है कि आप ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे हो। आपके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उतने सेंसिटिव ही नहीं है कि उस एंगल को मेजर कर पा रहे हो। तो आप चाहोगे कि इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज हो उतना बेहतर है, उतना बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? क्योंकि उतना ज्यादा रिपल्शन होगा, उतना ज्यादा रिपल्शन होगा, रिपल्शन से डिविएशन ज्यादा। ये पहला मकसद हो गया गोल्ड लेने का। दूसरा मकसद हो गया, पहला तो हो गया मैलिएबल है, दूसरा हो गया एक और मकसद है। आप चाहते थे कि जो भी एटम आए वो यहां पे जो भी न्यूक्लियस हो वो काफी हैवी हो। हैवी का मतलब है भारी हो। क्यों भारी हो? आप क्यों चाहते थे भारी हो? क्योंकि आप ये चाहते हो कि ये ऑलमोस्ट रेस्ट पे हो। देखो होगा क्या बेटा, आप सुनना मेरी बात। इधर एक मास है, इधर एक अल्फा पार्टिकल। मान लो ये अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है और ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। इनके बीच एक रिपल्सिव फोर्स होगा, हाँ या ना? इनके बीच एक रिपल्सिव फोर्स होगा। रिपल्सिव फोर्स का मतलब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अल्फा पार्टिकल इधर मूव कर रहा है न्यूक्लियस रेस्ट पे, तो अल्फा पार्टिकल इसको इधर धकेलेगा, ये इसको इधर धकेलेगा। तो आप नहीं चाहते हो कि न्यूक्लियस मूव करे, मतलब इसलिए हैवी मास लिया है ताकि उस रिपल्शन का जो इफेक्ट है उसको मूव कराने में वो सिग्निफिकेंट ना हो। हैवी मास होगा तो जो रिपल्शन के कारण मूव करने की टेंडेंसी होगी, आप न्यूक्लियस को ऑलमोस्ट स्टेशनरी मान सकते हो, मतलब अल्फा पार्टिकल के रिपल्शन के कारण न्यूक्लियस मूव नहीं करेगा। ये हैवी मास है, ठीक है। तो गोल्ड लेने के ये आप बोल सकते हो रीजन थे, ठीक है। चलिए, अब ये तो ऑब्जर्वेशंस, कंक्लूजन्स थे, ये तो बेसिक कंक्लूजन्स है, ये आपको हर बुक में मिलेगा। और मतलब पर मैं बताऊं, इनसे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस आपको मिलते नहीं है ना, इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन जरूर मिल सकते हैं। अब आते हैं, वैसी बातें करते हैं जिन पे आपको न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस मिलते हैं, मतलब सॉल्व करोगे क्वेश्चंस आप, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पेज पे मैं लिखने वाला हूं। अब ये आपके काम की बातें, और मुझे एक्चुअली यहीं से पढ़ाने में अच्छा लगता है क्योंकि यहां से हम लोग उस पोर्शन में एंटर कर रहे हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे, चलो। ओके, सो अभी हेडिंग लिख लेते हैं, सम अदर इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स फ्रॉम रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, राइट। सो माय नेक्स्ट हेडिंग इज some other important findings, मैं लिख रहा हूं findings from रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। अब बोल रहे हैं रदरफोर्ड का, लेकिन आपको मालूम है एक्सपेरिमेंट किया किसी और, रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। प्लीज यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें शुरू होती हैं, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, तो यहां पे थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। चलिए बेटा, पहली चीज, अब यहां पे क्या हुआ, मेन एक्सपेरिमेंट हो गया रदरफोर्ड का, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। मेन एक्सपेरिमेंट होने के बाद रदरफोर्ड और उनके पूरे ग्रुप ने कुछ सपोर्टिव या सब्सिडियरी एक्सपेरिमेंट्स किए। सपोर्टिव एक्सपेरिमेंट का मतलब समझते हो, कोई चीज हमको पता करनी है, अब बड़ा एम्बिग्विटी है, तो एक काम करते हैं, चलो करके पता कर लेते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जिससे वो चीज हमें पता चले। तो कुछ सपोर्टिव एक्सपेरिमेंट्स हुए, उन सपोर्टिव एक्सपेरिमेंट्स की मदद से कुछ एक्स्ट्रा, आप बोल सकते हो, जानकारियां हासिल हुई। वो जानकारियां अब मैं बारी बारी से लिख रहा हूं, बिना ये बताए, एक्चुअली मुझे भी बहुत ज्यादा मालूम नहीं कि ये जानकारियां कैसे हासिल हुई, लेकिन हाँ, रिजल्ट्स अपने पास हैं। चलिए, तो पहला रिजल्ट ये है बेटा कि फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट्स Rutherford estimated the approximate size of nucleus, the approximate size of nucleus, न्यूक्लियस का साइज, और बाद में बताऊंगा एटम का भी साइज अप्रोक्सीमेट उन्होंने पता किया अपने एक्सपेरिमेंट से। अब वो क्या एक्सपेरिमेंट्स रहे वो रदरफोर्ड जाने, हायर स्टडीज में आता होगा। रदरफोर्ड ने अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ न्यूक्लियस का एक तरह से आप बोल सकते हो एस्टिमेशन किया। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। क्या फॉर्मूला था बेटा? फॉर्मूला ये था, R इज इक्वल टू, अप्रोक्सीमेट है बेटा, R0 a टू द पावर 1/3
फॉर्मूला याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। यहां पे कैपिटल आर क्या है बच्चे, कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ध्यान रखिएगा एटम का नहीं बल्कि न्यूक्लियस का रेडियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है। आर नॉट एक कांस्टेंट है बेटा, आर नॉट एक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 1.33 इंटू 10 की पावर -13 सेंटीमीटर ले सकते हैं अगर दी नहीं हुई हो तो। अगर क्वेश्चन में आर नॉट गिवन है तो फिर वो वैल्यू लेना, अगर नहीं दी हुई है और जरूरत है तो फिर ये वैल्यू आप ले लीजिएगा, या इसी को आप 1.33 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर ले सकते हैं बच्चे। आर नॉट इज अ कांस्टेंट। नाउ ए इज एक्चुअली मास नंबर, A is mass number of atom, mass number, right? So this is mass number of atom, mass number of atom। कौन सा एटम, जिसके न्यूक्लियस का जिक्र है, जिसके न्यूक्लियस का आप साइज पता करना चाहते हो, उसके न्यूक्लियस का मास नंबर है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, मैं आपसे अगर बोलूं बेटा कि फाइंड रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम न्यूक्लियस इन मीटर, मीटर में पता करना है एल्यूमिनियम न्यूक्लियस का रेडियस। एल्यूमिनियम मास नंबर इज 27, मास नंबर इज 27। आर इज इक्वल टू आर नॉट इज, मुझे मीटर में चाहिए था आंसर तो मैं ये वाली वैल्यू ले लूंगा, आर नॉट 1.33 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। दिस इज आर नॉट। A mass number is 27 की पावर 1/3, 27 की पावर 1/3, 27 की पावर 1/3 is how much it is 3, है ना। तो ये हो जाएगा बेटा रेडियस इज इक्वल टू 3.99 इंटू 10 की पावर -15 वॉट मीटर। रेडियस की वैल्यू आ गई 3.99 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। ये रेडियस हो जाएगा किसका, एल्यूमिनियम न्यूक्लियस का। तो यहां से आप एक चीज और देख रहे हो कि जो रेडियस का अप्रोक्सीमेट साइज का ऑर्डर है मीटर में, वो -15 मीटर के आसपास होता है, 10 पावर -15 मीटर के आसपास। ठीक है बेटा, यहां से आप एक अच्छा क्वेश्चन करना चाहोगे, एक अच्छा क्वेश्चन। अगर मैं आपसे बोलूं कि चलो नेक्स्ट पेज पे लेंगे वो क्वेश्चन, इसको आप लिख लो, जो भी लिखना हो जल्दी फटाफट लिखो बेटा, फटाफट लिखिए ये, ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन आपसे ये है कि डेंसिटी जानते हैं ना आप, डेंसिटी। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि न्यूक्लियस की डेंसिटी कांस्टेंट होती है, प्रूव करो। कांस्टेंट होने का मतलब है न्यूक्लियस की डेंसिटी इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी कि वो न्यूक्लियस किस एटम का है। किस एटम का मतलब आप हीलियम का न्यूक्लियस ले लो, नाइट्रोजन का न्यूक्लियस ले लो, ऑक्सीजन का न्यूक्लियस, याद रखना एटम की बात नहीं कर रहा हूं, न्यूक्लियस। अगर आप इन एटम्स का न्यूक्लियस ले लो तो क्या आप ये मुझे प्रूव करके बता सकते हो कि किसी भी एटम का आप न्यूक्लियस लो, हर एटम के न्यूक्लियस की डेंसिटी कांस्टेंट होगी? तो एक्चुअल में क्वेश्चन ये है। सो माय क्वेश्चन टू यू इज दैट, prove that the density of nucleus has a constant value, and it is independent of the identity of atom। मतलब कौन सा एटम है, किसका एटम है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, यूरेनियम है, थोरियम है, ज़ेनन है, कौन सा एटम है इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा न्यूक्लियस की डेंसिटी, क्योंकि वो कांस्टेंट होगी। प्रूव करना है तो एक काम करो, आपको बस एक, मैं जस्ट स्टार्ट करने के लिए आप एक काम करिए, एक एटम मान लीजिए X जिसका एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर A है। सपोज ये एटम है मेरा, मुझे ये प्रूव करना है कि इस एटम के न्यूक्लियस की डेंसिटी कांस्टेंट होगी। अगर मुझे डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस चाहिए, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस अगर चाहिए तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस होगा मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस।
क्या बेसिक फॉर्मूला डेंसिटी का यही होता है कि नहीं? मास अपॉन वॉल्यूम। क्योंकि डेंसिटी न्यूक्लियस की बात हो रही है तो न्यूक्लियस का मास डिवाइडेड बाय न्यूक्लियस का वॉल्यूम। अरे हाँ या ना, यही बात है कि नहीं है? अब मास ऑफ न्यूक्लियस, ये जो ऊपर वाला नंबर है मास नंबर, आपको मालूम है कि यही मास होता है। एक्चुअली जो मास नंबर है वो ए के बराबर होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं आपसे कि ये मास है कितना, ए क्या है बेटा? ग्राम है, एएमयू है, क्या है ये ए? अगर मैं एक न्यूक्लियस की बात करूं तो एक न्यूक्लियस का मास कितना होगा? बताओ, जल्दी बताओ। ए ग्राम है या ए एएमयू है? ए ग्राम है या ए एएमयू है? तो ये ए एएमयू है, ये ए एएमयू है। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को मान लेते हैं स्फेरिकल इन शेप, और न्यूक्लियस का जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, सो दिस इज ए। अगर आप इसको ग्राम में चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि 1 AMU इज 1/Na, Na इज एवोगाड्रो नंबर, सो दिस इज इन ग्राम, राइट? 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम। ठीक है, मैंने चेंज कर लिया। डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर का फॉर्मूला, आर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, अभी पीछे फॉर्मूला लिखा था आर नॉट ए टू द पावर 1/3 का क्यूब। तो आप देखो ए से ए कैंसिल होगा और फाइनली ये वैल्यू आ जाती है, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा बेटा, 3/4 पाई Na इंटू आर नॉट का क्यूब। और अगर आप गौर से देखो तो ये और कुछ नहीं बल्कि कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें एपियर होने वाला हर टर्म कांस्टेंट है, वो हर एटम के लिए सेम होगा। 3/4 पाई Na एवोगाड्रोस कांस्टेंट, आर नॉट भी एक कांस्टेंट है, उसका क्यूब है, तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट है। इसका मतलब है ये जो हमने आंसर निकाला है ये आइडेंटिटी ऑफ द एटम पे डिपेंड नहीं कर रहा। किसी एटम की आइडेंटिटी बेटा किन दो चीजों से है? एक नीचे वाला एटॉमिक नंबर, एक मास नंबर। Z और A, एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ये एटम की आइडेंटिटी होते हैं। तो आप बोल सकते हो कि ये जो भी डेंसिटी का रिलेशन है उसमें आइडेंटिटी ऑफ द एटम रिफ्लेक्ट करने वाला एक भी टर्म नहीं आ रहा है, मतलब ना तो Z आ रहा है ना A आ रहा है। सो दिस इज कांस्टेंट, दिस विल नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एटम, क्योंकि हर एटम के न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम होगी, वो कांस्टेंट होगी अकॉर्डिंग टू दिस रदरफोर्ड्स रिलेशन, राइट? ये हमने मेन हेडिंग क्या लिखी थी? सम अदर इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स या सम इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, जो कि रदरफोर्ड ने समय समय पे दूसरे एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसमें पहला पॉइंट हमने लिखा कि आप न्यूक्लियस के रेडियस का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा जो कि रदरफोर्ड ने दिया था। चलिए बेटा दूसरे पॉइंट पे आते हैं, दूसरे पॉइंट पे, ठीक है? ठीक है, चलिए अभी देखते हैं अपन दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सेकेंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। अब आगे जो भी मैं बात लिखने जा रहा हूं वो रदरफोर्ड के अनुसार है, रदरफोर्ड के अनुसार, मैं उसमें कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, और ये सही भी है काफी हद तक। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम, एटम का साइज अप्रोक्सीमेटली किस ऑर्डर का है बेटा? 10⁻⁸ सेंटीमीटर का ऑर्डर है, या आप बोल सकते हो 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का है। ये उनके अपने एक्सपेरिमेंट्स रहे होंगे। एटम का जो रेडियस, साइज का मतलब एक तरह से रेडियस या डायमीटर कुछ भी, ये 10 की पावर क्या ऑर्डर होता है ये मैंने आपको बताया कि 10⁻⁸ सेंटीमीटर या 10⁻10 मीटर के ऑर्डर का होता है। और न्यूक्लियस का साइज अभी फॉर्मूले में ही आया था बेटा, 10⁻13 सेंटीमीटर या 10⁻15 मीटर के ऑर्डर का है ना। साइज ऑफ न्यूक्लियस, ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब 10 की पावर क्या होगा लगभग, तो दिस वाज अप्रोक्सीमेटली 10⁻13 सेंटीमीटर, रफली आप बोल सकते हो 10⁻15 मीटर के ऑर्डर का है। ये न्यूक्लियस और एटम के साइज का ऑर्डर है। अब अगर मैं आपसे बोलूं बेटा कि चलो आप मुझे एक रेशियो बता दो, वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम टू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, एटम का वॉल्यूम और न्यूक्लियस के वॉल्यूम का मुझे आपसे रेशियो चाहिए। एज्यूम बोथ टू बी स्फेरिकल इन शेप, दोनों के स्फीयर मान लो और लगभग यही रेडियस मान लो, ये दोनों वैल्यूज रेडियस मान लो। सो वॉल्यूम ऑफ एटम क्या लिखोगे बेटा? 4/3 पाई आर क्यूब, सेंटीमीटर ले लेते हैं तो दोनों सेंटीमीटर, आर क्यूब मतलब 10⁻⁸ का क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब, डिवाइडेड बाई
4/3 पाई आर क्यूब, ये भी सेंटीमीटर में, तो 10 की पावर -13 का क्यूब। कितनी वैल्यू आएगी? ये माइनस, ये तो सब कैंसिल हुआ बेटा, ये -24 और ये -39, 10 की पावर 15 आ जाएगा। इसका सिग्निफिकेंस समझो आप, ये रेशियो 10 की पावर 15 आया है, इसका मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ एटम इज अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 15 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अब आपको शायद अंदाजा नहीं हो रहा होगा कि आपने ये बोर्ड पे क्या लिखा हुआ देखा है, लेकिन थोड़ा इसको समझने की कोशिश करो बेटा, थोड़ा समझने की कोशिश करो। एटम का वॉल्यूम न्यूक्लियस से 10 टू द पावर 15 टाइम्स ज्यादा होता है, 10 पावर 15 टाइम्स। डू यू अंडरस्टैंड हाउ बिग दिस नंबर इज? 10 पावर, इसका मतलब है कि न्यूक्लियस की एटम के अंदर बहुत छोटी सी अहमियत होती है। एटम तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन न्यूक्लियस उसमें बहुत छोटी सी स्पेस ऑक्युपाई करता है, इसका यह सिग्निफिकेंस है। एटम उस पूरे न्यूक्लियस उस पूरे एटम के अंदर बहुत थोड़ी सी स्पेस ऑक्युपाई करता है, यह सिग्निफिकेंस है इस चीज का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान रखिएगा, यह चीज आपके मन में ध्यान से होनी चाहिए कि एटम तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन एटम के अंदर न्यूक्लियस बहुत थोड़ी सी जगह ऑक्युपाई करता है। अच्छा, खास बात क्या है? जगह तो बहुत थोड़ी सी ऑक्युपाई करता है न्यूक्लियस, लेकिन सारा का सारा जो एटम का मास है वो उसी जगह में है, उसी जगह में। वॉल्यूम बहुत छोटा सा है, लेकिन मास सारा वहीं पे है, इसीलिए तो उसकी इतनी ज्यादा डेंसिटी होती है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम है लेकिन मास सारा वहीं पे है। सो न्यूक्लियस इज हाईली डेंस, वेरी वेरी हाई डेंसिटी, राइट? ठीक है, तो दिस इज थर्ड पॉइंट। प्लीज, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जेईई एडवांस में आ चुके हैं और भी अलग अलग अच्छे कॉम्पिटिशन्स में पूछे जा सकते हैं। है बहुत सिंपल चीज, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है सुनिएगा, ध्यान से सुनना है ना, पहले सुनना फिर बाद में लिखना, सुनना फिर बाद में लिखना। ठीक है, प्रॉब्लम ये थी बेटा, हमारे पास एक टारगेट न्यूक्लियस है। ये क्या है बच्चे? टारगेट न्यूक्लियस है। दिस इज टारगेट न्यूक्लियस। जैसे गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में जो न्यूक्लियस टारगेट न्यूक्लियस था वो गोल्ड का न्यूक्लियस था, तो हमारे पास एक टारगेट न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर मान लो Z है, इसका एटॉमिक नंबर Z है, तो इसका मतलब है इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे? Z प्रोटॉन्स। अगर एटॉमिक नंबर Z है तो उस न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं? Z प्रोटॉन्स हैं। एक प्रोटॉन का चार्ज होता है +E, तो Z प्रोटॉन्स का चार्ज होगा +ZE। इसका मतलब ये रहा न्यूक्लियस और न्यूक्लियस पे चार्ज है ZE, ये टारगेट न्यूक्लियस। अब आप क्या करते हो, एक अल्फा पार्टिकल को दिस इज अल्फा पार्टिकल, बहुत दूरी से, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस से। अब जब मैं बोलता हूं इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट इज अ रिलेटिव टर्म। न्यूक्लियस का डायमेंशन जिस ऑर्डर का होता है उसके लिए तो 1 मीटर दूरी भी इनफाइनाइट डिस्टेंस है। आप समझो, इनफाइनाइट का मतलब लिटरली नहीं अनंत आकाश में जाना है आपको, 1 मीटर दूरी भी इनफाइनाइट। न्यूक्लियस के डायमेंशन होता है 10⁻15 मीटर। 10⁻15 मीटर के रेस्पेक्ट में अगर आप 1 मीटर दूर से भी अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हो तो दिस इज ऑलमोस्ट एन इनफाइनाइट डिस्टेंस। आप यहां से एक अल्फा पार्टिकल जिसका मास m अल्फा है और जिसकी इनिशियल वेलोसिटी v0 है, उसको प्रोजेक्ट करते हो सीधे इस टारगेट न्यूक्लियस की तरफ, उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं टारगेट न्यूक्लियस की तरफ। एम क्या है कि हमें इससे टक्कर करवानी है, लेकिन होगा क्या सुनिए। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है बेटा? +2e का। आपको नहीं लगता कि जैसे जैसे ये अल्फा पार्टिकल इसके करीब पहुंचेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे? अरे हाँ या ना? पॉजिटिव रिपेल करेंगे, जिससे होगा क्या कि अल्फा पार्टिकल की स्पीड धीमे होने लगेगी ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स। अल्फा पार्टिकल की स्पीड कम होने लगेगी और एक पॉइंट पे वो कम होते होते जीरो हो जाएगी। जीरो मान लो यहां पे हो जाती है, वेलोसिटी 0 हो जाती है। अब इसके बाद अल्फा पार्टिकल इसके करीब नहीं जाएगा, बल्कि रिपल्सिव फोर्स के कारण ये वापस जाएगा। अब इसके आगे नहीं जा सकता, क्योंकि इसके बाद अब इसकी रिपल्सिव फोर्स उसको पीछे ढकेल देगा। ये जो बेटा ये वाली जो डिस्टेंस है,
यही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल अब इस डिस्टेंस से और क्लोज नहीं जा सकता है, अब वो वापस जाएगा। So this is the distance of closest approach. Now this is called distance of closest approach. Distance of closest approach. क्या बोलेंगे इसको? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। समझ में आया क्या हुआ? फिर से सुन लो। अल्फा पार्टिकल को V0 से बहुत तेज स्पीड से इसकी तरफ प्रोजेक्ट किया गया। अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव होता है, न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, अल्फा पार्टिकल की स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी और यहां पे जीरो हो जाएगी। उसके बाद अल्फा पार्टिकल आगे नहीं जाएगा बल्कि पीछे जाएगा। ये जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ व्हाट? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। हमको ये पता करनी है from the given parameters. Now this is very simple. Let's apply work energy theorem. यहां पे जो भी इसको एक सिस्टम मान लेते हैं, हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं थे, इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी इज गोइंग टू रिमेन कंजर्व। मैकेनिकल एनर्जी इज गोइंग टू रिमेन कंजर्व। कहां चला गया? मैकेनिकल एनर्जी इज गोइंग टू रिमेन कंजर्व, राइट? चलिए तो क्या करेंगे? टोटल काइनेटिक एनर्जी मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर ली। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इसकी काइनेटिक, ये तो लगातार रेस्ट पे है, ये बहुत हैवी है, ये मूव नहीं कर रहा है, ये लगातार रेस्ट पे है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m अल्फा इंटू V0 स्क्वायर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है mgh वाली, बल्कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाली पोटेंशियल एनर्जी है, k q1 q2 अपॉन r वाली, k q1 q2 अपॉन r वाली, k q1 को 2e q2 ze अपॉन r। इनिशियल डिस्टेंस वाज इनफाइनाइट, इनिशियल डिस्टेंस वाज इनफाइनाइट, k q1 q2 अपॉन r। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये रुक जाता है यहां पे, ये यहां पे रुक जाता है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी k q1 q2 अपॉन r, r की वैल्यू है x, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यहां से ये वाला पार्ट तो हो गया जीरो, यहां से बेटा x की वैल्यू आ जाती है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू, आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2k ze स्क्वायर अपॉन हाफ मास ऑफ अल्फा इंटू V0 स्क्वायर, इंटू V0 स्क्वायर। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज x इज इक्वल टू 2k ze स्क्वायर डिवाइडेड बाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ विच पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल। So this is the distance of closest approach for alpha particle towards a target nucleus जिसका एटॉमिक नंबर Z है। ये देखिए, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी Ke है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसकी? अल्फा पार्टिकल की। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसकी? अल्फा पार्टिकल की। ठीक है बेटा, तो ये था इस पे पूरा सब कुछ। ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे जेईई एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है। थैंक यू बच्चों।